क्या हो गया जी? कुछ नहीं बचा, न खेत बचे न घर। अब हम क्या करेंगे? पता नहीं राधा, हमारी किस्मत में क्या लिखा है। खेत में फसल का है और दाना नहीं बचा। खेत, घर में रखी सारी उपज और बीज भी बह गए। पता नहीं अब कैसे गुजारा होगा हमारा। रामपुर गांव के हर घर की फिलहाल यही कहानी थी। 4 दिनों तक ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पूरे इलाके में बाढ़ आई थी। राम के खेत में खड़ी फसल भी बाढ़ हो गई। हर तरफ तबाही का मंजर था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या खाएंगे और कैसे जिएंगे। अन्न के बिना पूरा दिन बीत गया। फिर पूरे 2 दिन बाद पानी जब कुछ कम हुआ तो सरकार के कुछ लोग थोड़ा थोड़ा अनाज गांव के सभी परिवारों को दे गए। राधा ने उसी अनाज से एक पतीले में खिचड़ी बनाई और फिर जैसे ही राम और राधा उस खिचड़ी को खाने बैठे, ठीक उसी वक्त, बेटा कोई है क्या? 2 दिनों से भूखा हूँ बेटा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? बाबा आप कहाँ से आए? बेटा मैं तो 3-4 दिन पहले बस यहाँ से गुजर रहा था, तभी जोर की बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए मैं पास वाले मंदिर में रुक गया, लेकिन बारिश बढ़ती ही चली गई और मैं वहीं पर फंस गया। अब पानी कम हुआ तो बाहर निकल पाया। अब वो मैं बोल रहा था कि कुछ खाने को है क्या बेटा? एक तो वैसे ही अनाज कम है, इतनी सी खिचड़ी बनी है बस, इसमें से अब बाबा को कैसे खिलाएं? कोई बात नहीं, भगवान सब व्यवस्था करेगा। बाबा आप अंदर आइए। बेटा अगर कोई बात है तो जाने दो, मैं कहीं और जाकर। ना बाबा कोई बात नहीं, ये मेरी पत्नी राधा है, इसने खिचड़ी बनाई है तो बस ये कह रही है कि आपको खिलाने के लिए हमारे पास अच्छा भोजन भी नहीं है। अरे कोई बात नहीं बच्चों, भूखे के लिए तो खिचड़ी भी पालक पनीर के समान है। ऐसी बात है तो आपका स्वागत है। आइए बाबा, जो हम खाएंगे वही आप भी खा लीजिए। राधा और राम के पास इतनी भी खिचड़ी नहीं थी कि वो दोनों भी पेट भरकर खा पाए। ऊपर से साधु बाबा के आने से तीनों मुश्किल से खिचड़ी के 3-4 निवाले ही खा पाए। खाना खाने के बाद राधा बर्तन धोने के लिए अंदर चली गई और राम साधु के हाथ धुलवाने के लिए पानी लेने अंदर आ गया। फिर जब राम पानी लेकर वापस आया तो साधु बाबा उसे कहीं नहीं दिखे। अरे लगता है बाबा चले गए। लेकिन वो क्या है? राम की नजर उस जगह पर थी जहाँ वो साधु बाबा कुछ देर पहले बैठकर खिचड़ी खा रहे थे। अब साधु बाबा तो वहाँ पर नहीं थे, लेकिन उनकी जगह वहाँ पर एक अंगूठी रखी हुई थी जो काफी ज्यादा चमक रही थी। राधा राधा जल्दी आओ, ये देखो वो साधु बाबा अपनी अंगूठी यहीं भूल गए। हैं? अंगूठी भूल गए? अंगूठी भला कौन भूलता है? शायद उन्होंने हाथ धोने के लिए अंगूठी निकाली हो और फिर पहनना भूल गए हो। तुम रुको, मैं देखकर आता हूँ, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। राम ने साधु की तलाश में पूरा गांव छान मारा, लेकिन उससे वो साधु बाबा कहीं नजर नहीं आए। थक हार कर वो अपने घर वापस आ गया। राधा और राम ने फिर उस अंगूठी को साधु बाबा का उपहार समझकर अपने घर में भगवान की मूर्ति के सामने रख दिया। उधर बाढ़ का पानी भी अब पूरी तरह से उतर गया था, लेकिन पूरे गांव के सामने अब चुनौती ये थी कि खेतों में क्या और कैसे उगाया जाए, क्योंकि पूरे गांव में किसी के पास भी न बीज बचे थे और न ही उन्हें खरीदने के लिए पैसे। गांव में भूखमरी की नौबत आ चुकी थी। फिर एक दिन क्या हुआ? थक गए क्या? हाँ, पूरा दिन भटकता रहा, लेकिन पूरे गांव में किसी के पास एक भी बीज नहीं बचा है। सब कुछ बाढ़ में बह गया और तुम्हारे खाने के लिए भी कुछ इंतजाम नहीं हो पाया है। मुझे भूख नहीं लगी है, अब आप मेरी फिक्र मत करो। 2 दिन से कुछ नहीं खाया है तुमने और कहती हो कि भूख नहीं लगी है। हे भगवान, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। मैं अपने पति को खिचड़ी तक बनाकर नहीं खिला सकती। खिचड़ी की बात सुनते ही राम का दिमाग ठनका और उसने तपाक से पूछा, क्या कहा तुमने राधा? यही कि अब हमारी किस्मत में खिचड़ी भी नहीं है। हाँ, मुझे अभी याद आया। याद करो, उस दिन हमारे घर एक साधु बाबा आए थे और वो अपनी अंगूठी यहीं पर छोड़ गए थे। हो सकता है कि वो हमारे हालात देखकर जानबूझकर उसे यहाँ छोड़ गए हो। जल्दी करो, वो अंगूठी लेकर आओ, हम उसे बेचकर कुछ और दिन खाना खा सकते हैं। पर वो तो बाबा की अमानत है ना? जो भी हो राधा,
अपने जीते जी मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता। राम के कहने पर राधा उस अंगूठी को ले आई। राम ने उस अंगूठी को ध्यान से देखा और फिर उसका चेहरा उतर गया। क्या हुआ जी? अरे राधा, ये तो पीतल की अंगूठी है, इसका क्या मोल मिलेगा? कुछ भी नहीं। राम उस अंगूठी को जमीन पर गुस्से से फेंकने ही वाला था कि तभी उसे कुछ नजर आया और फिर वो अंगूठी को ध्यान से देखने लगा। राधा देखो जरा, इस अंगूठी का नग कुछ अजीब नहीं लग रहा? हाँ जी, ये तो एक बीज जैसा लग रहा है। राधा सही थी। असल में वो एक टमाटर का बीज था जिसे राम ने बड़े ध्यान से अंगूठी से अलग किया। पर कोई अपनी अंगूठी में नग की जगह टमाटर का बीज क्यों लगाकर घूमेगा? यही तो सवाल है राधा। जरा सोचो, जब हमारे घर में कुछ खाने को नहीं था तभी एक साधु हमारे पास आते हैं और ये बीज यहाँ छोड़कर चले जाते हैं। कुछ तो बात है राधा। दोनों ने उस बीज को नमन किया और फिर पूरी श्रद्धा के साथ उसे अपने घर के एक गमले में गाड़ दिया। राधा और राम को लगा कि कुछ दिन बाद उस बीज में से टमाटर का पौधा निकल आएगा, जिनसे वो कुछ वक्त बाद कुछ और बीज बना पाएंगे। और इसी सोच के साथ वो दोनों वहां से चले गए। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या चमत्कार होने वाला था। अगले दिन जब राम और राधा सोकर उठे तो ये देखकर चौंक गए कि जिस गमले में बस एक दिन पहले ही उन्होंने टमाटर का बीज बोया था, वहां अब एक मजबूत पौधा खड़ा था। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पर कई सारे लाल लाल टमाटर भी उगाए थे। हे भगवान, ये कैसे संभव है? इतनी जल्दी भूल गए? ये उन साधु बाबा का चमत्कार है जी, और मेरी बनाई खिचड़ी का फल, जो इतने सारे टमाटरों के रूप में हमारे सामने है। उस पौधे को साधु बाबा का आशीर्वाद और भगवान का चमत्कार मानकर राम और राधा ने अपने हाथ जोड़ लिए। राम ने उस पौधे से निकले टमाटरों से एक टमाटर तोड़ा और उसमें से ढेर सारे बीज निकालकर अपने खेत में बो दिए, जबकि राधा ने बाकी टमाटरों की बढ़िया चटनी बनाई। कई दिन बाद दोनों पति पत्नी ने खुशी खुशी और भरपेट खाना खाया। अब दोनों को अगले दिन का इंतजार था और जैसे ही सुबह हुई वो दोनों भागकर अपने खेत में गए। वहां उन्होंने देखा कि पूरा का पूरा खेत टमाटरों से भरा पड़ा था। इतने सारे टमाटर देखकर दोनों खुशी से उछल पड़े। तभी वहां गांव के सरपंच आ गए। अरे भाई राम, अरे ये चमत्कार कैसे हुआ भाई? कल तक तो तुम्हारा खेत भी हम सबके खेतों की तरह ही वीरान पड़ा था, फिर ये टमाटर की फसल एक ही दिन में कैसे उग गए भाई? ये जादुई टमाटर है सरपंच जी। अब आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अब हमारे गांव में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। सचमुच? पर पहले बताओ तो सही, ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे? राम ने गांव के सरपंच को कुछ नहीं बताया, बस मुस्कुराकर अपने खेत की तरफ बढ़ गए। उसने अपने खेत के लाल लाल जादुई टमाटर पूरे गांव में बांटे और सभी ने उन टमाटरों के बीजों को अपने अपने खेतों में बोया। कुछ ही दिनों में गांव का हर खेत लाल जादुई टमाटरों से अटा पड़ा था। अब तो ट्रक के ट्रक गांव आते और यहाँ के खास टमाटरों के बदले गांव के किसानों को बढ़िया दाम देकर जाते। कुछ ही दिनों में पूरे गांव की तस्वीर बदल गई। राधा और राम की भी काया पलट हो चुकी थी, लेकिन इन सब के बावजूद उन दोनों ने दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ा था। कितनी अच्छी पिक्चर थी ना? हाँ यार, आंखों में आंसू आ गए। मीना ने कितनी अच्छी एक्टिंग की है ना? एकदम रियल। पहली फिल्म में कमाल की एक्टिंग की है मीना ने। देखना, उसे जरूर कोई अवार्ड मिलेगा। पिक्चर हॉल से बाहर निकली दो सहेलियों ने अपने आंसू पोंछते हुए ये बातें कही। सिर्फ ये ही नहीं, बल्कि इस पिक्चर को जिसने भी देखा उसकी यही राय थी। फिल्म में हीरोइन के साथ हुई ज्यादती ने सबकी आंखों में पानी ला दिया। फिल्म की हीरोइन मीना की एक्टिंग के सब कायल हो गए थे। इधर लोग फिल्म की दाद दे रहे थे तो उधर एक बड़े से फ्लैट में मीना अखबार पढ़ रही थी। तभी उसका फोन बजा। मीना बेटी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं बाबूजी, बताइए। कितनी बार कहा है कि बाबूजी मत कहा करो मुझे, चाहे तो अंकल बुला लो या फिर सर ही कह दो। ठीक है सर, आज से सर कहूंगी। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, 3-4 प्रोड्यूसर्स मेरे पीछे पड़े हैं
कहते हैं कि सिर्फ तुम्हें ही अपनी फिल्म में हीरोइन लेना चाहते हैं, बताओ करोगी? हाँ सर, क्यों नहीं करूंगी। अशोक से फोन पर बात करने के बाद मीना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके काम को हर कोई पसंद कर रहा था, ये सोचकर उसने अपनी आंखें बंद की, लेकिन तभी वो हड़बड़ा गई और उसकी सांसें फूलने लगी और फिर वो जैसे ही आराम करने बिस्तर पर लेटी तो उसकी आंख लग गई। ये कहानी मीना की ही है, पर मीना पहले ऐसी नहीं थी। मुझे तो हीरोइन बनना है। हाँ हाँ बन जाना, पर मुझसे शादी तो करोगी ना? हीरोइन किसी आम आर्किटेक्ट से शादी नहीं करती, समझे ना? अच्छा मैम साहब, अभी बताता हूँ, फिर तो तुमसे आज ही शादी करूंगा। रुको अभी बताता हूँ। मीना को सोते हुए अपना बीता हुआ कल याद आ रहा था। वो बस रवि के साथ बिताया हसीन वक्त याद कर रही थी। उस वक्त मीना कॉलेज में पढ़ती थी और रवि एक आर्किटेक्ट था। दोनों ने शादी कर ली और मीना खुशी खुशी रवि के साथ रहने लगी। शादी के बाद मीना और रवि को एक प्यारी सी बच्ची हुई, जिसका नाम उन दोनों ने देवना रखा। तभी दरवाजे की घंटी बजी और मीना की नींद अपने ख्यालों से बाहर आई। सामने मीना की बेटी देवना खड़ी थी, जो स्कूल से आ गई थी। मीना उसके साथ हंसने बोलने लगी। चलो जल्दी से हाथ मुंह धो लो, फिर हम साथ में खाना खाएंगे। मीना ने जी भरकर देवना के साथ समय बिताया और फिर देवना को सुलाते सुलाते वो फिर से पुरानी यादों में खो गई। उस दिन रवि बहुत खुश था। मीना, मीना कमाल हो गया, मुझे एक बहुत बड़ी कोठी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर कहाँ बनेगी ये कोठी? हाँ बस यही थोड़ा मसला है। एक्चुअली भानु प्रतापगढ़ के राजा हैं विक्रम रावत, उनकी कोठी तैयार करनी है जंगल में। क्या जंगल में? हाँ, राजा तो राजा होता है, पैसे की कमी है नहीं, तो क्या होगा मन अकेले में रहने का, या फिर शायद किसी खास के साथ रहना चाहते होंगे। जंगल में? अरे एक गांव है छोटा सा जंगल के पास, तो बस उसी गांव में वो अपनी कोठी बनवाना चाहते हैं। मुझे पूरे 2 लाख रुपए दे रहे हैं वो, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए हमें कुछ दिन उसी गांव में रहना होगा। राजा साहब चाहते हैं कि मैं वहाँ अपनी आंखों के सामने वो कोठी बनवाऊं। अभी देवना छोटी है तो स्कूल वगैरह का भी कोई पंगा नहीं। तुम तैयारी शुरू करो, परसों निकलना है। रवि अपनी पत्नी मीना और अपनी बेटी देवना को लेकर उसी गांव की तरफ चल दिया, जहां उसने राजा विक्रम रावत को कोठी का डिजाइन दिखाया। विक्रम को डिजाइन बहुत पसंद आया, लेकिन तभी विक्रम की नजर मीना पर पड़ गई। खूबसूरत मीना को वो ललचाई निगाहों से ताड़ने लगा। देवना के खांसने से अचानक मीना का ध्यान टूटा। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। फिर एक दिन मशहूर न्यूज एंकर प्रिया ने मीना को कॉल किया। मीना जी मुबारक हो, आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल रहा है। क्या? थैंक यू प्रिया जी। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, आपको सबसे पहले मुझे इंटरव्यू देना होगा, कल ही करते हैं। ठीक है। अगले दिन मीना प्रिया के स्टूडियो पहुंच गई और फिर मीना जी, पहली फिल्म और सीधे नेशनल अवार्ड, कमाल कर दिया आपने। लेकिन अब हमें आप अपने बारे में बताइए। जाहिर है ये सफर जितना आसान दिखता है उतना होगा नहीं। मीना ने रवि के साथ अपनी बात की शुरुआत की और हर कोई उसे बड़े ध्यान से सुन रहा था। और फिर अच्छा, तो फिर आप उस गांव में पहुंच गई, फिर क्या हुआ? मेरे पति रवि उस कोठी को बनाने में लग गए। उन्होंने बहुत शानदार कोठी बनाई थी। फिर एक दिन विक्रम अपने लठैतों के साथ हमारे घर आया। तब मैं वहां नहीं थी, मैं तो बाजार से आटा और तेल लेने गई थी, पर मैंने देखा कि विक्रम के लठैत मेरे पति को पीट रहे हैं। फिर वो जंगल बहुत बड़ा था, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। देवना और मेरा भूख के मारे बुरा हाल था। मेरे पास उसे खिलाने के लिए कुछ नहीं था। तब मैंने वहीं से थोड़ी घास तोड़ी और उसी घास के पराठे बनाकर अपनी बच्ची को खिलाए। घास के पराठे? हाँ, पूरे 3 दिनों तक। मेरे पास तेल की एक बोतल ही तो थी जिससे मैं पराठे बना सकती थी। भूख से बिलखते हम माँ बेटी ने 3 दिनों तक घास के पराठे खाकर काम चलाया। मैं लगातार चलती रही और फिर चौथे दिन जाकर मुझे एक सड़क दिखाई दी, जहाँ एक भले आदमी ने हमारी हालत देखकर हमें अपनी कार में बिठाया और हम दोनों को अपने घर ले आया। शुक्र है भगवान का। अब वैसे कौन था वो भला आदमी? मशहूर डायरेक्टर अशोक जी। उन्होंने न सिर्फ हमारी जान बचाई बल्कि मुझे काम भी दिया।
मैं उनके घर खाना बनाने का काम करने लगी। पर आपने इस सब की पुलिस से शिकायत क्यों नहीं की थी, पर गरीब की कौन सुनता है। मीना की बात सुनकर वहाँ सन्नाटा पसर गया। हर कोई खामोश था। और फिर आपको ये फिल्म कहाँ से, मतलब कैसे मिली? किस्मत से। मैं बाबूजी, मेरा मतलब है अशोक सर के लिए अलग अलग तरह के पराठे बनाती थी। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं और किस किस चीज के पराठे बना लेती हूँ, तो मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं समझ सकती हूँ। मैंने उन्हें बताया कि मैं तो घास के भी पराठे बना लेती हूँ। तब उन्होंने मुझसे मेरी पूरी कहानी जाननी चाहिए और मैंने भी पहली बार उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई। शायद तभी उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो मेरी कहानी पर फिल्म बनाएंगे और उनके कहने पर ही मैंने इस फिल्म में लीड कैरेक्टर निभाया। तो ये मेरी असली कहानी है। मीना के इस जवाब के बाद प्रिया कुछ और नहीं पूछ सकी। हर किसी की आंखों में आंसू थे। फिर अगले दिन राष्ट्रपति भवन में, मीना बेटी, आपने कमाल का काम किया। और सुनो, मैंने उस विक्रम के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। तुम चिंता मत करना। जिसने तुम्हारे पति की जान ली और तुम्हें और तुम्हारी बेटी को घास के पराठे खाने पर मजबूर किया, अब वो जिंदगी भर जेल की सूखी रोटी